तो जो मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन चाहे आप अपने लिए ढूंढ रहे हो, खुद के लिए वीज़ा लगाना है या अपने रिलेटिव्स के लिए लगाना है, या हो सकता है कि आपकी कोई इमिग्रेशन फर्म हो या कोई ट्रैवल एजेंसी हो या वीज़ा का आपका काम हो, तो आपने अपने क्लाइंट के लिए लगाना है। ये हर महीने में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। आप सभी का स्वागत है। अप्रैल 2025 में हम जानने वाले हैं कि ईज़ी वीज़ा कंट्रीज़ कौन सी हैं जिसमें वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको फिर से बोलूँगा कि पहले ये वीडियो आप पूरी देखें, उसके बाद इमिग्रेशन समझें, जो आपको बताने वाले हैं ईज़ी वीज़ा का क्या मतलब होता है वो सब जानेंगे। पहले फटाफट लिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं वो 3 देश जो आपने अवॉइड करने हैं फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए। आप अवॉइड करें स्विट्जरलैंड अप्लाई करना, क्योंकि स्विट्जरलैंड में अप्रूवल रेट जो टेम्परेरी है अभी जो चल रहा है दैट इज़ अ लिटिल हाई। कनाडा अप्लाई करना, जो कि पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, इंडिया और कनाडा की वजह से आपको दिख रहा होगा रिफ्यूज़ल रेट इज़ वेरी हाई। और ऑस्ट्रेलिया फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी अभी जो रिफ्यूज़ल रेट है दैट इज़ गोइंग वेरी हाई। तो वीज़ा कौन से देशों के आ रहे हैं वो समझ लेते हैं। 5th नंबर पे है टर्की एंड साउथ अफ्रीका। टर्की और साउथ अफ्रीका दोनों के वीज़ा रेशियो जो है इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव में है, बहुत अच्छे हैं। 4th नंबर पे है जापान। तो जापान का मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे स्टिकर वीज़ा, ई वीज़ा दोनों ही मिल रहे हैं। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू पर्टिकुलरली वांट अ स्टिकर वीज़ा नॉट एन ई वीज़ा, तो आप सिर्फ अपील कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको स्टिकर वीज़ा के लिए बोले बट वो स्टिल आपको ई वीज़ा दे दें। ऑलराइट, तो मैं ये चीज़ आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। 3rd नंबर पे है शेंगन की कंट्री जर्मनी। अगर आप कंफ्यूज है, आप शेंगन एरिया में जाना चाह रहे हैं बट यू आर कंफ्यूज्ड एंड नर्वस है कि मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो टिपिकल हाई अप्रूवल रेशियो कंट्रीज़ होती है जैसे फ्रांस या स्विट्ज़रलैंड, उनका तो इस समय अप्रूवल रेट अच्छा नहीं है। तो फिर उसके एब्सेंस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा जर्मनी। जर्मनी का इस वक्त अप्रूवल रेट जो है वो ठीक है और वर्थ कंसिडरिंग है। सेकंड पे अनदर शेंगन कंट्री जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इज स्पेन। तो अगर आप स्पेन में नहीं गए हैं तो स्पेन को वैसे भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप स्पेन जा भी चुके हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो भी कोई समस्या नहीं है, आप स्पेन तब भी कंसिडर कर सकते हैं। स्पेन का जो है सक्सेस रेशियो इज़ गोइंग वेरी गुड। मतलब वेरी गुड से मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई सबको वीज़ा मिल रहे हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। एंड नंबर 1 पे, जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया था, अगेन फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स इज़ यूके। तो अगर आप यूके में जाना चाह रहे हैं तो पिछले महीने ये अपॉर्चुनिटी यूज़ नहीं कर पाए थे अप्रैल में जब उनका सक्सेस रेशियो अच्छा था। तो अभी के हिसाब से, अर्ली ट्रेंड्स के हिसाब से खुशखबरी यही है कि यूके का सक्सेस रेशियो अभी भी अप्रैल में अच्छा होने की पूरी उम्मीद है। तो अगर आप यूके कंसिडर कर रहे हैं तो डू नॉट थिंक अबाउट इट, वर्क ऑन इट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत लंबी आइटनरी ना दिखाएं। लोग बहुत रिफ्यूज़ल ले रहे हैं जो अपनी आइटनरीज को 15 दिन या उससे ज़्यादा का दिखा रहे हैं और साथ में बैकअप फंड्स नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसे केसेस में भी रिफ्यूज़ल रेट ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आप जापान जा रहे हैं तो मेक श्योर आपकी ITR इज़ अप टू डेटेड एंड क्लियरली मार्क्ड विद अप्रोप्रिएट फिगर्स। क्योंकि देखो जापान ने क्या है, अकाउंट स्टेटमेंट हटा दी है। अकाउंट स्टेटमेंट अब वो नहीं लेते, यानी जैपनीज वीज़ा के लिए यू डोंट नीड अ अकाउंट स्टेटमेंट एनी मोर। तो ऐसे सिनेरियो में दे आर गोइंग टू मेक देयर जजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर टैक्स रिटर्न्स, तो दे शुड बी वेरी हेल्दी। और टर्की के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका रीसेंट शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, बिल्कुल रीसेंट, देन अवॉइड अप्लाइंग टर्की। इमीडिएटली टर्की ना अप्लाई करें। ऐसे केसेस में टर्की की इंटरव्यू कॉल का देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कॉल आ रही है और टर्की इंटरव्यू कॉल के बाद भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू जस्ट कन्वे। आप कभी भी ये ना समझें कि ईजी वीज़ा कंट्री का मतलब हो गया हर एक को वीज़ा मिल जाएगा, और ये भी ना समझें कि वीज़ा बिल्कुल टफ होता है, डिफिकल्ट वीज़ा है तो उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अभी स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें, ऐसा नहीं कि उसमें वीज़ा नहीं आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा प्रोबेबिलिटी इस समय कम है। अच्छी प्रोफाइल है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है तो ही वीज़ा आ रहे हैं, या जाने का रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ही वीज़ा आ रहे हैं, राइट। और अब लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ठीक है, इजी वीज़ा कंट्री हमने समझी, इनमें टिप्स हमने फॉलो करी कि भाई जिससे वीज़ा मिल सकते हैं, कौन सी चीज़ें जिससे वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए वो भी हमने समझा। हमने समझा कि ये इजी वीज़ा कंट्री का मतलब क्या होता है, इमिग्रेशन की बातें समझी। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जो एक काफ़ी मुख्य कारण है, काफ़ी बड़ा कारण है जिसकी वजह से वीज़ा लोगों के रिजेक्ट होते हैं। ये नहीं अकाउंट में बैलेंस डाल दिया, ITR मिसमैच नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। वो रिफ्यूज़ होने का कारण हो गया पुराने रिफ्यूज़ल के ऊपर काम ना करना। देखिए, हाल फिलहाल में, खास तौर से इस साल, हमारे पास बहुत सारे ऐसी प्रोफाइल्स आई है लोगों के जिनके रिफ्यूज़ल लगे हुए थे। जब उन्होंने आके बताया कि जी हमारा रिफ्यूज़ हुआ था एंड वी आर जस्ट लुकिंग टू रीअप्लाई अगेन, तो हमने उनको रोका कि इंस्टेंटली रीअप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अपनी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं किसी का यूके वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है,
ओके। अब वो हमारे पास आते हैं, जी आप री अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे दो ही कंडीशन बनती है, या तो उनकी पुरानी जो फाइल है, एप्लीकेशन है, वो अच्छे से नहीं बनी थी। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम री अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मैं चीज़ें लगाना भूल गया, ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाया, फाइल ही अच्छी नहीं थी, एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाया, तो अलग बात है। लेकिन अगर फाइल ठीक थी, सब कुछ इन्होंने बताया था, प्रेजेंटेशन इज अप टू द मार्क, उसके बाद भी रिफ्यूजल हुआ है, तो दूसरा रीजन यहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस वर नॉट एप्रोप्रिएट, ऑलराइट। अब मान लीजिए वो सर्कमस्टांसेस से हमारे वैसे इंप्रेस नहीं है, अब हम वही पर्सन जो है इमीडिएटली रीअप्लाई करने का प्लान करते हैं और तुरंत सारे डॉक्यूमेंटेशन को फिर से लगा देते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके, तो क्या उनका वीज़ा आएगा? नहीं आएगा। जब तक आप सिचुएशन इंप्रूव नहीं करेंगे, पुराने रिफ्यूजल से लेकर नई एप्लीकेशन तक, तब तक ये रिजल्ट रिपीट होते रहेंगे। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना है जिससे नेक्स्ट टाइम पे मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो, जिसमें मुझे नेक्स्ट टाइम वीज़ा मिल जाए, तो उस केसेस में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट अस सी योर क्रेडेंशियल्स, हमें आपके आंकड़े समझने होंगे, आपकी प्रोफाइल को समझना होगा, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा समय इस चैनल को देंगे, कुछ इनकी वीडियोस देखेंगे, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि आपकी प्रोफाइल में कहाँ कमी रही है और उसको नेक्स्ट टाइम पे आप खुद ही इम्प्रूव कर पाएंगे। लिस्टिंग समझने में आपको इस वीडियो ने काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी होगी। पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस चैनल पे सारे इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, जिनको आप फॉलो करके खुद के लिए, अपने लिए, या अगर आपकी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है तो अपने क्लाइंट के लिए आप खुद वीज़ा लगा पाएंगे।